फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर में आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूँ वो है साउंड। और साउंड में हम लोगों ने 62 MCQs यानी 62 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तक कर लिए हैं। इनकी प्रैक्टिस की है बहुत अच्छे से। और बहुत सारी चीज़ें भी हम लोगों ने, बहुत सारे टॉपिक्स भी इसमें पढ़े हैं। साउंड की क्वालिटी, साउंड के टाइप्स। और आज जो मैं लेकर के आ रही हूँ 63 क्वेश्चन से आगे तक के क्वेश्चंस हैं फ्रेंड। और देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन जाएंगे। फ्रेंड, ये जो मेरा चैनल है इस पर आप लोगों को पता है कि मैं बायोलॉजी एंड साइंस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आप लोगों में से जो कोई भी साइंस या फिर बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है उस चैनल को ज्वाइन कर सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो आपका UPTGT PGT है, बायोलॉजी, KVS NVS DSSS में नेचुरल साइंस के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इनके लिए ये चैनल बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छे MCQs, मैं बहुत सारे कंसेप्ट क्लियरिंग थ्योरीज एंड MCQs इस पर अपलोड कर रही हूँ। बायोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, केमिस्ट्री की थ्योरी अपलोड हो चुकी है, कुछ चैप्टर्स की थ्योरी हैं, कुछ MCQs भी डाले हुए हैं, कुछ फिज़िक्स में भी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया है, और ऑप्टिक्स हो गई है। और MCQs में साउंड के लेकर के आई हूँ। तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा फ्रेंड, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितने भी लोग चैनल पर हैं बने रहिए, देखिए। और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारे पास अब क्वेश्चन है वो है each of the properties of sound listed in the column 1 primary depends on one of the quantities in column 2. Choose the matching pairs from two columns. अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, दो कॉलम्स दे रखे हैं फ्रेंड। कॉलम 1 में है A पिच, B क्वालिटी, C लाउडनेस, एंड कॉलम 2 है वेव फॉर्म, फिर 2 है इसमें फ्रिक्वेंसी, एंड 3 है इंटेंसिटी। अब आपको कॉलम 1 की मैचिंग कॉलम 2 से करानी है और ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं फ्रेंड, और हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो साउंड होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें तो साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लाउडनेस। ओके, कि कोई भी साउंड वो कितनी लाउड है या ज़्यादा लाउड है, कम लाउड है। तो क्या होता है, ये जो साउंड की लाउडनेस होती है ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये जो साउंड की एनर्जी जो भी हमारे ईयर तक या कानों तक हर एक सेकंड में पहुंचती है, यानी कि पर सेकंड हमारे ईयर तक, यानी सुनने वाले के ईयर तक पहुंचने वाली जो साउंड की एनर्जी होती है, जो साउंड की एनर्जी होती है, इसे क्या कहते हैं, इसको जो है लाउडनेस कहते हैं। ओके फ्रेंड, ये जो होती है ये लाउडनेस होती है किसी भी साउंड की। नाउ, जितनी ही ज़्यादा साउंड की एनर्जी होगी और जितनी ही ज़्यादा पर सेकंड में साउंड की एनर्जी सुनने वाले के कानों तक पहुंचेगी, वो साउंड उतनी ही ज़्यादा लाउडर होगी। और ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि ये साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ है या लाउड है। नाउ, और अगर साउंड वेव का एम्पलीट्यूड स्मॉलर है तो जो साउंड होगी वो कैसी होगी, फेंट होगी, सॉफ्ट होगी, धीमी होगी। और जो वेव जो है, ठीक है, जो साउंड वेव है, अगर इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, लार्जर है, तो क्या होगा, तो जो साउंड होगी वो बहुत ही लाउड होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक ये मैं वेव फॉर्म बना रही हूँ। ओके, एक वेव फॉर्म ये है। यहाँ पे ये जो साउंड है ये क्या है, सॉफ्ट है। ओके, ये सॉफ्ट साउंड है। और इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉलर है। एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या चीज़ है, ये यानी कि अपनी ये ओरिजिनल पोजीशन से मैक्सिमम वो जितना जा रही है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है। ओके, ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। नाउ, अब एक वेव फॉर्म मैं और बना रही हूँ। यहाँ पे एक वेव फॉर्म में यहाँ पे ये बना देती हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे हायर यानी लार्जर एम्पलीट्यूड है। ये जो एम्पलीट्यूड है वो लार्जर है, पहले वाले के कंपैरिजन में ये ज़्यादा है। तो ओके, तो ये जो साउंड होगी ये कैसी होगी, लाउड होगी। ये कैसी होगी, लाउड होगी, बहुत ही तेज़ होगी। ओके, तो और देख लीजिए, और होता क्या है, जो लाउड साउंड होती है या साउंड की जो लाउडनेस होती है उसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, इसे हम लोग डेसीबेल में मेजर करते हैं, डेसीबेल।
ओके, इसको हम लोग डेसिबल में मेजर कर सकते हैं और जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, अगेन डीबी लिखते हैं। और ये किस पर डिपेंड करती है, ये सेंसिटिविटी पर डिपेंड करती है या फिर हमारे ईयर के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करती है। अगर हमारे फैमिली में अगर यंग एज के लोग हैं तो वो क्या करते हैं, वो गाने को बहुत ही तेज़ आवाज़ में सुनना पसंद करते हैं, उनको वो अच्छी म्यूज़िक लगती है। लेकिन अगर वही थोड़े ओल्ड एज के पर्सन हैं तो उनको वो म्यूज़िक बहुत ही लाउड लगती है, कहते हैं बच्चों थोड़ा आवाज़ धीमी कर लो, बहुत शोर हो रहा है। ये सब आप लोगों ने हर घर में सुना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो अमाउंट है साउंड एनर्जी की, ठीक है, या ये जो आपका ये जो लाउडनेस है, ये क्या होता है, ये सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है, हमारे ईयर के सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है। नाउ दूसरी चीज़ ये कि जो साउंड एनर्जी है उसकी जो अमाउंट है वो हर सेकेंड में जितने भी यूनिट एरिया से पास होती है उसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। ओके, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाती है वो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया है कि जो साउंड एनर्जी हर सेकेंड में, यानी कि मान लीजिए पर सेकेंड में या ईच सेकेंड में हमारे जो कानों तक या तो फिर जो है हमारे ईयर तक पर यूनिट एरिया में जो पहुंचती है, पर यूनिट एरिया से गुजरती है, उतनी जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, इसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। और साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वॉट पर स्क्वायर मीटर, इसको कहते हैं वॉट पर स्क्वायर मीटर। ओके, ये आपको याद रहेगा कि जो साउंड की इंटेंसिटी होती है इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, जो पिच या तो फिर श्रिलनेस क्या होती है, पिच क्या होती है भाई, पिच क्या है, श्रिल, कोई भी साउंड कहते हैं बहुत ज़्यादा श्रिल है, बहुत ज़्यादा चुभ रही है, पिच बहुत हाई है इसकी। तो ये क्या होता है, हम लोग जो मैन या आदमी लोगों की जो आवाज़ होती है और औरतों की आवाज़ या किसी लड़की की आवाज़ या किसी लड़के की आवाज़ है, इसमें हम लोग कहीं दूर से सुन कर के पहचान सकते हैं, या आंखें अगर हमारी बंद हों तब भी पहचान सकते हैं कि लड़की बोल रही है कि लड़का बोल रहा है, क्यों, और जबकि जो लाउडनेस होगी वो सेम होगी। तो ये जो चीज़ होती है ये होती है पिच। ओके, ये जो डिफ्रेंशिएशन होता है जिससे हम लोग ये पहचान सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विभिन्नता जो होती है ये होती है आपकी पिच। तो जो पिच होती है साउंड की वो किस पर डिपेंड करती है, वो जो पिच होती है वो वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है। और इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो आपकी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी, ओके, तो इसको ऐसे लिखेंगे फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। तो ये वाइब्रेशन पे या फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करती है कि कितनी वाइब्रेशंस हो रहे हैं पर सेकंड में, कितने ज़्यादा वाइब्रेशंस हो रहे हैं। पता चला 1 सेकंड में 50 वाइब्रेशंस हो रहे हैं और एक जो है वो 1 सेकंड में 100 वाइब्रेशन कर रही है, तो किस में जो है ज़्यादा होगी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी वो आपकी 100 वाली ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि एक आपका जितना ही ज़्यादा आपका जो फ्रिक्वेंसी होता है साउंड का उतना ही ज़्यादा पिच होता है, यानी कि पिच जितनी ही ज़्यादा होगी फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, या फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी पिच उतनी ही ज़्यादा होगी। नाउ थर्ड जो है हमारे पास, देखिए फर्स्ट मैंने एक लाउडनेस बता दिया कैरेक्टरिस्टिक साउंड की, दूसरा मैंने पिच बताया या श्रिलनेस बताया है, और जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्या है आपके पास, क्वालिटी। ओके, क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टिम्बर भी कह सकते हैं, क्वालिटी और टिम्बर। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो साउंड प्रोड्यूस होती है डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि फ्लूइड से प्रोड्यूस हो रही है, ओके, बांसुरी से, वायलिन से, सितार से, तानपुरे से, तानपुरे में कोई तान छेड़ता है। तो अब क्या होता है, ये सारी जो साउंड होती हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सिंगर्स जो है वो बजाते हैं इनको, और सब पहचानी जा सकती हैं। ओके, सबको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और कैसे पहचान सकते हैं, साउंड की क्वालिटी या फिर टम्बर या फिर शेप ऑफ साउंड के बेसिस पे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा मैं बना के बता दे रही हूँ, जैसे कि आपका जो वेव फॉर्म जो कि बांसुरी से प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे, ये ओके, ये मान लीजिए प्रोड्यूस हो रहा है बांसुरी से। ओके, तो और अगर मैं कहूँ जो वायलिन से प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए वायलिन से ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए ऐसे 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 प्रोड्यूस हो रहा है, फिर यहाँ गया,
इस तरीके से। तो ये चीज़ होती है, जो वेव फॉर्म होता है वो अलग होता है, डिफरेंस होता है इसमें। नाउ अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन का जो आंसर है वो कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था 63, और इसका यानी हमारे लिए तो ये आज के लिए पहला क्वेश्चन है, और इस 63 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 63 का आंसर यहाँ पे हमारे पास 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे, जो यहाँ पे पिच है वो क्या है, वो फ्रिक्वेंसी से डिसाइड होती है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी ना। और जो हमारे पास साउंड की क्वालिटी है, ये वेव फॉर्म अभी जस्ट मैंने बना के बता दिया है आपको। और जो सी है आपके पास लाउडनेस, लाउडनेस के लिए क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी। नाउ ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है। 64 पे आ जाते हैं। 64 है हमारे पास, द रोप शोन एट एन इंस्टेंट इज कैरिंग अ वेव ट्रैवलिंग टूवर्ड्स राइट, ओके, created by a source vibrating at a frequency n. Consider the following statement. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक रोप है, एक रस्सी है, ओके, इसमें शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है कि ये किसी वेव को वो कैरी कर रही है, और इसमें एक वेव ट्रैवल हो रही है राइट साइड की तरफ, ओके, दाहिने तरफ जो है एक वेव बढ़ती चली जा रही है। और जो सोर्स है वाइब्रेशन का, ठीक है, जो वाइब्रेशन का सोर्स है जहाँ से ये वाइब्रेशन स्टार्ट हुए हैं, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, एन है। तो अब आपको स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे आप देख लीजिए। नाउ यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द स्पीड ऑफ द वेव इज़ 4n इंटू ए बी। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है द मीडियम एट ए विल बी इन द सेम फेज एज डी आफ्टर 4/3n सेकेंड। फिर यहाँ पे 3 है द फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई इज़ 3π/2। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। 64 हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, तो देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे क्या करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड जो 64 है, इसका थर्ड जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि यहाँ पे जो पहला है, जो स्पीड है वेव की, वो 4n इंटू ए बी हो जाएगी। और जो यहाँ पे थर्ड वाला है, जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा बी एंड ई के बीच में, वो 3π/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये हमारे पास ए है, बी है, सी है, देन डी है और ई है। तो ई और बी के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या बताया गया है, 3π/2 बताया गया है। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये कहा गया है जो स्पीड है वो क्या है, फर्स्ट वाला ऑप्शन 4n, यानी जो फ्रिक्वेंसी है वो 4 गुना इंटू ए बी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है 64 वाला। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है फ्रेंड। तो यहाँ पे अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 65 में है, अ की ऑफ मैकेनिकल पियानो स्ट्रक जेंटली एंड देन स्ट्रक अगेन बट मच हार्डर दिस टाइम इन द सेकेंड केस। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास है 1, साउंड विल बी लाउडर बट पिच विल नॉट बी डिफरेंट। 2, साउंड विल बी लाउडर एंड पिच विल ऑल्सो बी हायर। 3, साउंड विल बी लाउडर बट पिच विल बी लोअर। 4, बोथ लाउडनेस एंड पिच विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एक मैकेनिकल पियानो है जिसमें जो की है, पहले तो जेंटली उसको सॉफ्टली बजाया जा रहा है, स्ट्रक किया जा रहा है, उसके बाद फिर दोबारा वो हार्डर यानी कि तेज़ी से दबाई जा रही है। तो अब सेकंड केस में क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो 65 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारे पास थर्ड हो जाएगा। सेकेंड केस में क्या होगा, जो साउंड होगा ओके वो लाउडर होगा, लेकिन जो पिच होगी वो लोअर हो जाएगी। ओके, जब आप किसी पियानो की को इस तरीके से बजा के देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है 65 के बाद 66। नाउ स्टेथोस्कोप यूटिलाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ। तो फ्रेंड सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो स्टेथोस्कोप है जिसको आला भी बोलते हैं, और जो डॉक्टर्स लोग होते हैं अक्सर अपने गले में इसको हैंग किए रहते हैं, लटकाए रहते हैं। और जो है उसका एक चौड़ा सा फ्लैट पार्ट होता है जिसको जो है वो दिल के पास रखते हैं, हार्ट के पास, और उससे जो है क्या सुनते हैं, लब डब की साउंड सुनते हैं, यानी कि दिल की धड़कन सुनते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेथोस्कोप जो है इसकी जो यूटिलिटी है वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है। 1, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। 2, रिवर्बरेशन।
3 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड 4 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का, कि जो स्टेथोस्कोप है ये जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे वर्क करता है। ओके, तो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। 67 की बात करें, फिगर बिलो शोज अ लाइन डायग्राम फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, द ईयर शुड बी प्लेस्ड एट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नीचे फिगर दिया हुआ है एक लाइन डायग्राम है और ये साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए है, तो ये बताया जा रहा है जो ईयर है वो कहाँ पे प्लेस होना चाहिए। तो डी है हमारा, यहाँ पे ये पॉइंट देख लीजिए, रिफ्लेक्टिंग बॉडी है ये, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। बी है, सी है एंड ए है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पहला वाला बी, दूसरा सी, तीसरा ए एंड 4 है डी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये ईयर कहा जा रहा है ना कि कहाँ पे प्लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो 67 है इसके लिए हमारे पास जो बी ऑप्शन जो 1 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी के पास जो है आपका जो ईयर है वहाँ पे प्लेस होना चाहिए। चलिए 68 देख लेते हैं। 68 है, मेटालिक पाइप्स आर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। की जो आपकी मेटालिक पाइप्स होती हैं उनको एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है। किस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जब हमको साउंड वेव से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वेरीफाई करना होता है कि साउंड वेव के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो यहाँ पे मेटालिक पाइप यूज़ की जा रही है। नाउ दीज पाइप्स आर हाईली पॉलिश्ड, और ये जो पाइप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड हैं, सो दैट दे मेक द साउंड वेव्स टू। तो ये किस लिए, जिससे कि साउंड वेव्स का क्या हो। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, उसमें देख लेते हैं। हैव मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ साउंड। 2 कंसंट्रेट इनटू पावरफुल बीम। 3 मूव इन स्ट्रेट लाइंस एंड 4 गेट एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पे जो हमारे पास 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो, और ये क्या करती है, साउंड की स्प्रेडिंग को रोकती है। ओके, कि साउंड फैले नहीं, साउंड को फैलने से रोकती है। नेक्स्ट हमारे पास 69 है। इन द एक्सपेरिमेंट ऑन स्टडिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, द ट्यूब फेसिंग द क्लॉक इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है और जब स्टडी की गई तो इसमें लॉ और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को स्टडी किया गया। तो इसमें क्या हुआ, जो ट्यूब है वो क्या कह रही है, ट्यूब फेसिंग द क्लॉक इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। अब देखते हैं जो ट्यूब क्लॉक को फेस कर रही है वो फिगर में दिखाई गई है। अब यहाँ पे द पोजीशन ऑफ द सेकेंड ट्यूब एट विच द ईयर विल गेट द बेस्ट रिफ्लेक्टेड साउंड। अब यहाँ पे सेकेंड ट्यूब की पोजीशन बतानी है जहाँ पे जो ईयर है उसको बेस्ट रिफ्लेक्टेड साउंड मिलेगी, और एंगल जो है वो थीटा के इक्वल होगा, ऑब्टेन्ड व्हेन थीटा इक्वल्स टू। तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू बतानी है किस एंगल पर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये जो है आपका ओके यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल है, ये नॉर्मल से बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी यहाँ पे थीटा है, और ये ट्यूब आपको दिख रही है, ये ईयर है, ये क्लॉक है। नाउ अब यहाँ पे जो हमारे पास जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना फॉर्म होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास जो एंगल होगा वो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो 69 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री टू सेम एंगल, यहाँ पे जितना यहाँ पर है उतना ही सेम एंगल यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 70 है। 70 देख लेते हैं। वाइल डूइंग द experiment to verify the laws of reflection of sound, the sound received in the ear should be। जब साउंड के लिए रिफ्लेक्शन जो लॉज होते हैं, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, उसको वेरीफाई करना होता है। तो जो साउंड है ईयर को कैसे कब रिसीव करनी चाहिए, ओके, तो कैसे रिसीव करनी चाहिए, द साउंड रिसीव्ड इन द ईयर शुड बी कैसी होनी चाहिए, 1 द सम टोटल ऑफ द डायरेक्ट साउंड फ्रॉम द क्लॉक एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड कमिंग थ्रू द ट्यूब, एंड सेकेंड है द डायरेक्ट साउंड फ्रॉम द क्लॉक। 3 है द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनी रिफ्लेक्टिंग surface। 4 द साउंड कमिंग थ्रू द ट्यूब एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन।
तो यहाँ पे हमारे पास अब देख लेते हैं जो 70 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 70 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 होना चाहिए। ओके, कैसे दिस जो साउंड है वो ट्यूब से आफ्टर रिफ्लेक्शन आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो साउंड को वो ट्यूब से रिफ्लेक्शन के बाद आना चाहिए, ईयर उसको सुनेंगे। तो 70 के बाद 71 देख लेते हैं हम लोग। अ वेव हैज़ वेलोसिटी u इन द मीडियम p एंड वेलोसिटी 2u इन द मीडियम q। एक वेव है जिसकी p मीडियम में वेलोसिटी u है और q मीडियम में 2u है, यानी डबल है। एंड इफ़ द वेव इज़ इंसिडेंट इन मीडियम p एट एन एंगल 30 डिग्री, कि अगर जो वेव है वो मीडियम p में 30 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट करती है, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो 1 है आपका 30 डिग्री, 2 45 डिग्री, 3 60 डिग्री एंड 4 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जो 71 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 71 का 4 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 72। तो 72 में हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो 72 है हमारे पास। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे जो 71 है उसका मैं आपको एक बार सॉल्यूशन भी बता देती हूँ। ओके, देखिए सॉल्यूशन इसमें क्या है, इसमें जो आपका लॉ लगेगा और कैसे लगेगा ये यहाँ पे, ये देखिए जो वेलोसिटी आप निकालेंगे वो साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, आई क्या है इंसिडेंस के लिए है और आर क्या है रिफ्लेक्शन के लिए है। देन ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका v1 अपॉन v2 वेलोसिटीज़ हैं। तो यहाँ से आपका जो साइन आर है, सॉरी यहाँ पे जो आपका साइन आर है वो निकल जाएगा, यहाँ पे उसको हम लोग उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इंटू 2u अपॉन u। ओके, तो साइन आर इजक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इंटू 2u अपॉन u। तो जब हम लोग इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी हाफ, तो बाकी जो सारी चीज़ें 2 ऐसे ही हो जाएगा और u की जगह 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास साइन आर की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा। ओके फ्रेंड, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टर सरफेस फ्रॉम द सोर्स फॉर लिसनिंग द इको ऑफ द साउंड इज। पूछा जा रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस आपको बतानी है। ओके, कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक सरफेस है जो रिफ्लेक्टर की तरफ वर्क कर रहा है, तो क्या करना है आपको, जो और एक सोर्स है। ओके, तो जो सोर्स है वहाँ से साउंड आ रही है और उसके बाद आपको इको सुनाई देगी। तो वही पूछा जा रहा है कि वो जो मिनिमम डिस्टेंस है रिफ्लेक्टर सरफेस की, जो आपका साउंड का सोर्स है जहाँ से इको आ रही है, आप सुन रहे हैं, तो उससे आपकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी कि इको सुन लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, एयर में 330 डिग्री 330 मीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन 1 है 28 मीटर, 2 18 मीटर, 3 19 मीटर डिस्टेंस हो, या 4 16.5 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये इको का क्वेश्चन है फ्रेंड, और यहाँ पे आपको पता है जो फॉर्मूला होता है इको के लिए 2d इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे जो v है वेलोसिटी ऑफ साउंड है, और वो हमें पता है कि वो कितनी है, वो आपकी 330 यहाँ पे जो है 330 है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं जो टाइम है वो कितना है। टाइम जो होगा वो जो कि हमारी कान पे या फिर जो हियरिंग के लिए जो परसिस्टेंट रहता है, जितना हम लोग सुन पाते हैं, वो जो टाइम होता है वो कितना होता है, 1/10 सेकेंड तक रहता है। ओके, नाउ अब यहाँ से अगर हम लोग डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी कैसे निकाल लेंगे, तो डी देख लीजिए, डी इक्वल टू VT/2 आप कर सकते हैं। तो वी यहाँ पे आपका कितना है, वी यहाँ पे 330 है। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर दे रखा है, तो यहाँ पे ये 330 है। देन उसके बाद आपका जो टी है 1/10 हो जाएगा, और इसको फिर जब आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ओके, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो अबाउट कितनी आ जाएगी आपकी 6। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 16.5 तक आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अबाउट
5 तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट, और ये किस में आएगा, ये आपका मीटर में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ वाला यानी 16.5 मीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला आपको यही यूज़ करनी है। ठीक है, वैल्यू आप राउंड अबाउट करके भी कर सकते हैं जो आपकी आएगी, क्योंकि कहीं कहीं पे जो है ये जो है जो 330 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है, और ये कभी कभी आपको फ्रेंड ये 332 मीटर भी पर सेकेंड भी दी रहती है। तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका थोड़ा सा वेरी करेगा आंसर। नाउ चलिए, अ मैन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ हिलॉक एंड फायर्स अ गन। एक आदमी है, वो हिलॉक के सामने खड़ा हुआ है, और वो क्या करता है, एक गन को चलाता है, गन फायर करता है। ही हियर्स एन इको आफ्टर 1.5 सेकेंड, और वो 1.5 सेकेंड के बाद इको सुनता है। द डिस्टेंस ऑफ द हिलॉक फ्रॉम द मैन इज़। अब पूछा गया है कि जो आदमी की उस हिलॉक से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो बताना है आपको। ओके, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है साउंड की एयर में वो 330 मीटर पर सेकेंड दे रखी हुई है। अब यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो इसको कर लेते हैं। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन वही फॉर्मूला है फ्रेंड। तो यहाँ से हम लोग को सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे v इंटू टी अपॉन 2 हो जाएगा। ये सीधे सीधे आप लोग यहाँ पे लगा लीजिए। तो अब वेलोसिटी आपकी 330 है इंटू, अब यहाँ पे जो आपका टाइम दे रखा है वो 1.5 दे रखा है, और आपको डिवाइड करना है इसको 2 से। तो जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका 247.5 मीटर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा कितना आ जाएगा, 247.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 74। नाउ 74 में है, अल्ट्रासोनिक सिग्नल सेंड फ्रॉम सोनर रिटर्न्स टू इट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रॉक आफ्टर अ लैप्स ऑफ 1 सेकेंड। कह रहे हैं कि एक अल्ट्रासोनिक सिग्नल को सोनर से भेजा गया जो एक रॉक से टकराने के बाद या रिफ्लेक्ट होने के बाद 1 सेकेंड के लैप्स पे वापस आता है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इन वाटर इज 1600 मीटर पर सेकेंड, और अगर अल्ट्रासाउंड की वाटर में वेलोसिटी 1600 मीटर पर सेकेंड है तो जो डेप्थ है रॉक की वाटर में वो कितनी है, यानी कि वो जो रॉक चट्टान है वो पानी में कितनी गहराई पर है। ओके, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अब 74 को भी सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे अगर ये माना जाए कि ये डी डिस्टेंस थी, ठीक है, कि रॉक की डिस्टेंस जो है वो सोनर से क्या है, डी है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 2D इज इक्वल टू वी टी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल बस आप लोग को वैल्यू रख देनी है, बिल्कुल 1600 इंटू 1/2 रख देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 800 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी जो करेक्ट वैल्यू हो जाएगी वो 800 मीटर हो जाएगी बिल्कुल, यानी कि 800 मीटर की गहराई पे वो जो रॉक है पानी में अंदर स्थित है या है। चलिए 75 देख लेते हैं अब। 75 क्या है, द फ्रिक्वेंसीज ऑफ 4 साउंड वेव्स आर गिवन बिलो। विच ऑफ दीज साउंड वेव कैन बी यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी बाई द इको मेथड। अब कहा जा रहा है कि जो 4 साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी हैं वो दी हुई हैं, इसमें से ऐसी कौन सी है जो कि आपको जो सी में जो आपको इको सुनाई देती है। सी में कोई भी गहराई होती है, कोई भी चीज़ स्थित होती है, तो उससे इको का मेजर करने के लिए, साउंड वेव को टकरा के वापस आने के लिए तो कितनी चाहिए फ्रिक्वेंसी, तो कौन सी साउंड वेव यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखिए होता क्या है, जो अल्ट्रा साउंड वेव्स होती हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। अल्ट्रासाउंड की जो होती है वो 20 किलो हर्ट से कम होती है। ओके, वो 20 किलो हर्ट से कम होती है। तो जो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड होंगी, ओके, तो वो कैसे होंगी, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है 75 का वो आपका थर्ड हो जाएगा। तो थर्ड यानी कि आपका यहाँ पे 50 किलो हर्ट्ज़। ओके, 50 किलो हर्ट्ज़ हो जाएगा। बाकी तो ये आपका 10 किलो हर्ट्ज़ है सेकेंड वाला। पहला वाला आपका 15 किलो हर्ट्ज़ हो जाएगा अगर हम लोग इसको किलो में मेजर करेंगे। और यहाँ पे आपका हाँ, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो थर्ड वाला है वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 76।
तो 76 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड कैन बी जनरेटेड बाई अ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम एज वेल एज बाई द वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड्स ऑफ अ राइनोसेरॉस। कह रहे हैं कि इनमें से किस फ्रिक्वेंसी की साउंड जनरेट होगी जब हम एक सिंपल पेंडुलम को जब एक सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट होता है उससे, और एज वेल एज बाय दी वाइब्रेशन ऑफ जो राइनोसेरॉस को वोकल कॉर्ड है उसके वाइब्रेशन से कितनी आपकी जो फ्रिक्वेंसी की साउंड है वो जनरेट होगी। ऑप्शन है हमारे पास 1 5 kHz, 2 25 Hz, 3 10 Hz एंड 4 है आपका 15,000 Hz। तो यहाँ पे देखिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो कितना होना चाहिए। क्वेश्चन तो अच्छा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो 76 होगा उसका लगभग 10 Hz हो जाएगा। ओके, 10 Hz होगा ये। नेक्स्ट हमारे पास 77 है। 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट वर्क ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। इसमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो साउंड वेव के मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे वर्क नहीं करती है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे 1 है स्टेथोस्कोप, 2 हाइड्रोफोन, 3 साउंड बोर्ड एंड 4 है मेगाफोन। स्टेथोस्कोप के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं फ्रेंड, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मिला था हम लोगों को। यहाँ पे हमारे पास जो 77 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हाइड्रोफोन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 78 है। तो 78 है, इसमें देख लेते हैं क्या है। 78 है हमारे पास, द इको ऑफ अ गन शॉट इज़ हर्ड 8 सेकेंड आफ्टर द गन इज़ फायर्ड। कह रहे हैं कि एक गन है वो फायर की जाती है लेकिन फायर करने के 8 सेकेंड के बाद उसकी इको सुनाई देती है। हाउ फॉर फ्रॉम हिम इज़ द सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स द साउंड। ओके, तो वो सरफेस उस व्यक्ति से जो भी गन शॉट कर रहा होगा या कोई भी चीज़ जो गन शॉट कर रही होगी उससे कितना दूर है कि वो साउंड का रिफ्लेक्शन सुन सके। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, 1400 मीटर, 2 2800 मीटर एंड 3 है 700 मीटर एंड 4 है 350 मीटर। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा फ्रेंड। यहाँ पे हमारे पास अगेन जो आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो देखिए जो डिस्टेंस है, माना कि वो जो शूटर है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच की डिस्टेंस जैसे कि हम लोग मानते हैं d मान लिया। तो अब जो टाइम इंटरवल है इको सुनने का, ओके, तो नाउ वो कैसे होगा तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो t है वो कितना होगा, सबसे पहले 2d/v होगा। ओके, तो यहाँ पे जब 2d/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ओके, कैसे 8 होगा, यहाँ पे ये देख लीजिए 8 सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि t इक्वल टू 2d/v इक्वल टू 8, यानी कि t तो इतना ही है। देन यहाँ से हम लोग d तो निकाल लेंगे आराम से। ओके, d कैसे निकाल लेंगे, d इक्वल टू 8 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी है 350 है, तो जब ये इधर जाएगी तो 350 हो जाएगी। ओके, अपॉन यहाँ पे 2 हो जाएगा। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब हम लोग d की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 8 इंटू 350/2। अब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो इसको यहाँ पे मुझे आंसर मिला 1400 मीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी 1400 मीटर हो जाएगा। नाउ 79 देख लेते हैं। 79 में क्या है, अ साउंड वेव इज़ पासिंग थ्रू एयर। एक साउंड वेव एयर से पास हो रही है, एक जो साउंड वेव है वो एयर कॉलम से पास हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। और ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में है, क्योंकि जो साउंड वेव होती है उसमें कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होते हैं। ये मैंने बताया है, पढ़ा चुकी हूँ पहले के लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। इन कंजिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब जो कंजिक्यूटिव जो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन होते हैं उसमें क्या होता है ये आपको बताना है। तो 1 है डेंसिटी ऑफ द एयर इन द रीजन चेंजेस, 2 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द एयर परपेंडिकुलर टू द वेव वेलोसिटी, 3 डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड 4 है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड देखिए, ये जो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन है, जो मैंने अपना साउंड का जो लेक्चर बनाया था पहला ही वाला, उसमें मैंने आपको बताया था रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के बारे में कि कहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है जब कंप्रेशन होता है और जब रेयरफैक्शन होता है तो उसमें डेंसिटी कम होती है।
तो ये जो चीज़ है ये आपको वहाँ पे भी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बता दे रही हूँ, जो 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है कि डेंसिटी ऑफ द एयर इन द रीजन चेंजेस, कि जो एयर में जो डेंसिटी होती है पार्टिकल्स कहीं कहीं पे ज़्यादा घने होते, ज़्यादा पास होते हैं, डेंस होते हैं, कहाँ कहीं कहीं पे जो है वो रेयर होते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे मैं 80 वाला ले लेती हूँ। 80 में क्या है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ क्लैप्स हिज हैंड हियर्स इट्स इको आफ्टर 1 सेकेंड। एक मैन किसी क्लिफ पे या चोटी पे खड़ा हुआ है और वो जो है अपने क्लैपिंग करता है, हाथों से ताली बजाता है, तो वो उसकी इको 1 सेकेंड के बाद सुनता है। इफ़ साउंड इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अनदर माउंटेन एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340, कि कह रहे हैं कि अगर साउंड दूसरे माउंटेन से या दूसरी पहाड़ी से टकराती है और जो वेलोसिटी है साउंड की एयर में वो 340 मीटर पर सेकेंड है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड रिफ्लेक्शन पॉइंट इज़, तो मैन और रिफ्लेक्शन पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 680 मीटर, 2 है 340 मीटर एंड 385 मीटर एंड 4 है 170 मीटर। तो देखिए यहाँ पे जो 80 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए 2D इज इक्वल टू VT, यहाँ पे भी फिट करेंगे तो यहाँ से जो D हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 340 दे रखा है आपको, यहाँ पे 1 भी सेकेंड भी दे रखा है और यहाँ पे 2 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 170 मीटर। ओके, तो क्योंकि क्या होता है जब इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो 170 ही तो आएगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, बिल्कुल 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 170 मीटर। चलिए 80 के बाद हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं फ्रेंड। ओके, 80 के बाद हमारे पास आगे है 81। नाउ 81 जो है देखते हैं, इसको थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है। ओके कोई बात नहीं। व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन एन एरोप्लेन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली, कह रहे हैं कि जब जो एरोप्लेन है जब वो मूव करता है 200 मीटर पर सेकेंड की हॉरिजॉन्टल चल रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है एरोप्लेन के मूव करने की वो 200 मीटर पर सेकेंड है और साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो जो इसकी इको है इट्स इको इज़ हर्ड आफ्टर 10√5 सेकेंड, कि 10√5 सेकेंड पे इसकी इको सुनाई देती है। और इफ़ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 300 मीटर पर सेकेंड, और एयर की जो वेलोसिटी है सॉरी जो साउंड की वेलोसिटी है एयर में वो 300 मीटर पर सेकेंड है, देन द एलिवेशन ऑफ एयरक्राफ्ट इज, तो ये क्राफ्ट जो है वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है या उसका एलिवेशन कितना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 81 है इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा और कैसे इसको करेंगे फ्रेंड, देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सपोज़ मैं इसको इस तरीके से एक डायग्राम बनाऊंगी। सपोज़ ये आपका ऐसे आपका एक पॉइंट है। ओके, यहाँ पे आपका पॉइंट ए है, ये है बी और ये है सी। नाउ और ये है आपके पास ओ पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, नाउ अब यहाँ पे जो आपका अगर हम लोग 2236 मीटर लिखें। ओके, और ये 2236 मैंने क्या लिखा हुआ है अभी जब मैं सॉल्व करूँगी तो वो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपको एक ट्रायंगल बनाया था उसको देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता दूँगी। ये देखिए, ये मैंने बताया हुआ था, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट ओ है। ओके, नाउ अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको ये बी सी निकालना है। ओके, ये बी सी निकालना है, तो बी सी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, बी सी निकालने के लिए हमें चाहिए आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड, और उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5√5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है, 300 है, और इसको हम लोग जब करेंगे मल्टीप्लाई तो 5√5 से कर देंगे। देन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 3354 मीटर आ जाएगा जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास BC डिस्टेंस निकल जाएगी। तो नाउ अब यहाँ पे हमारे पास अब OB बतानी है, यानी कि ये OB, ये डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो OB को कैसे निकालेंगे फ्रेंड, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बैक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो जो OB हम लोग निकालेंगे वो हम लोग कैसे निकालेंगे, OB इक्वल टू अंडर रूट BC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर।
ओके, तो यहाँ से जब आप लोग ओ बी निकालोगे, कैलकुलेशन आपका कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। 2500 मीटर यहाँ पे आपको ओ बी पता चल जाएगी नाउ। और ये जो ओ बी है 2500 मीटर, यही क्या है, ये जो आपका, जो मैंने यहाँ पे इस तरह से ट्राइंगल बनाया था और ये जो ओ बी पॉइंट बताया हुआ था, ये बी था, ये ओ था, यही आपका जो एरोप्लेन है या एयरक्राफ्ट है, इसकी ग्राउंड से हाइट होगी। ओके, 2500 मीटर ये ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब देखिए, जो यहाँ पे सब जो टाइम दिया था इको का, वो कितना दिया हुआ था, वो यहाँ पे 10√5 सेकेंड दिया हुआ था। मतलब ये कि जो साउंड है वो ABC पे ट्रैवल करे कितने टाइम पे, और जो वेलोसिटी है प्लेन की वो 200 मीटर पर सेकेंड दी हुई थी। ठीक है, तो ये जो सारे कैलकुलेशन है ये इसी पर बेस्ड हैं। और यहाँ पे आपका जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, ये हमारे पास 2500 मीटर आ गया है। ओके, देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है। इसमें क्या है, एरोप्लेन चल रहा है, अब पहले किस पोजीशन पे था, ओके, उसके बाद वो आगे मूव करता जा रहा है। तो जो पहले उसकी जो पोजीशन थी, उसके बाद जो उसकी बाद की पोजीशन है, और जो इको है उसके चलने से जो साउंड जो है, रिफ्लेक्शन जो आपको सुनाई देगा या किसी पर्सन को सुनाई देगा। ओके, तो इस बेसिस पर ये क्वेश्चन किया जाएगा कि उसकी प्रेजेंट पोजीशन और एपरेंट पोजीशन, फिर उसकी ग्राउंड से जो पोजीशन हमने वो भी अभी निकाली थी। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 82। 82 है, व्हेन साउंड वेव्स ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। जब साउंड वेव एयर से वाटर में जाती है, ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने आपको इस पे भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था, ये पूरा आप देखिएगा पहले के लेक्चर में। तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है, क्या चेंज नहीं होता है। तो 1 है वेलोसिटी, 2 फ्रीक्वेंसी, 3 वेवलेंथ एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो 82 है हमारे पास, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, लेकिन वेलोसिटी बदल जाती है, चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी लाइट की ये साउंड की वो चेंज हो जाती है। ओके, नाउ चलिए 83 हमारे पास क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ वेल विच इज़ 19.6 मीटर डीप। एक स्टोन है जो एक 19.6 मीटर गहरे वेल में डाला जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। इको साउंड इज हर्ड आफ्टर 2.06 सेकेंड, और जो इको है वो 2.06 सेकेंड के बाद सुनाई देती है जब हम उसको स्टोन को ड्रॉप कर देते हैं। देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, तो यहाँ पे इस केस में आपको साउंड की वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे साउंड की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, जो टाइम निकालेंगे आप वो निकालेंगे √2h/g से निकालेंगे, प्लस आपको हाइट अपॉन वी और ऐड होगा यहाँ पे। तो ये हमको फॉर्मूला यूज़ करना है। इस फॉर्मूले में जब हम लोग रखेंगे तो देखते हैं कैसे रखना है। यहाँ पे 2 × 19.6 अपॉन 9.8 जो जी की वैल्यू होती है, फिर प्लस यहाँ पे जो प्लस किया हुआ है जो हाइट है, अगेन 19.6 अपॉन वी। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है टाइम के, क्योंकि टाइम हमारे पास दे रखा हुआ है। टाइम हमारे पास है 2.06 सेकेंड का टाइम है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास दे रखा है 2.06 सेकेंड। अब यहाँ से आपको वी उठा करके उसकी वैल्यू वी की बतानी है। तो जब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे पूरा, यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व मैंने पेपर पे पूरा कर लिया, उसके बाद फिर मैं आपको बता रही हूँ। तो जो सॉल्व करने के बाद जो यहाँ पे वी की जो वैल्यू आएगी, ये आपकी कितनी आएगी, 326.7 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको मेन मेथड बताना है, तो मैं आपको मेथड फार्मूला सब दे रही हूँ, उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें आंसर आ जाएंगे। और मैं आंसर बता भी रही हूँ, मैच कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास 84 है। देखिए 84 में क्या है, अ गर्ल स्टैंडिंग 150 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, ओके, फायर्स अ शॉट यूजिंग अ स्टार्टिंग पिस्टल। एक गर्ल है, वो क्या, एक 150 मीटर लंबी बिल्डिंग के सामने खड़ी है और एक पिस्टल से एक शॉट करती है, ठीक है, चलाती है पिस्टल। अ बॉय स्टैंडिंग 350 मीटर बिहाइंड हर, और एक लड़का उससे 350 मीटर की डिस्टेंस पे है।
हियर्स टू बैंग्स 1 सेकेंड अपार्ट। अब वो दो बैंग, जैसे कि धाएँ धाएँ की आवाज़ आती है ना, तो दो बैंग वो 1 सेकेंड की टाइम पे सुनता है, ठीक है, यानी कि दो बैंग्स के बीच का जो समय कितना है, 1 सेकेंड है। अब कहा जा रहा है फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करिए और आप बताना है कि जो स्पीड है साउंड की एयर में वो कितनी हो जाएगी। तो नाउ यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम कैसे कर देते हैं इसको, देखिए। अब यहाँ पे जो जो डिस्टेंस है दो साउंड्स के बीच में वो कितना होगा, वो हमेशा 150 इंटू 2 होगा, यानी कि 300 मीटर। ओके, ये होगा। तो नाउ ये 300 मीटर अपार्ट होंगे। अब यहाँ पर देखिए जो टाइम डिफरेंस है वो 1 सेकेंड का है, तो जो स्पीड कितनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ डिस्टेंस हमें पता है कि 300 मीटर और जो यहाँ पे टाइम है वो 1 सेकेंड का है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ गया, 300 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। तो हमारे पास ये आंसर होगा 300 मीटर पर सेकेंड। ओके, 300 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जो 150 इंटू 2 किया था वो आप समझ ही गए होंगे, ये जो 150 इंटू 2 कर दिया था, क्योंकि ये जो आपकी जो बिल्डिंग थी वो 150 मीटर ऊंची थी, और जब डबल करेंगे इसमें तो कितना जाएगा, 300 मीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 85। अ माइक्रोवेव एंड एन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव हैव द सेम वेवलेंथ। एक माइक्रोवेव की और एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की वेवलेंथ जो है वो सेम है। देयर फ्रिक्वेंसीज आर इन द रेशियो। अब उनकी फ्रिक्वेंसी का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है उसको देख लेंगे। नाउ सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। 1 है 10⁻6:1, 10⁻4:1, 10⁻2:1 एंड 4 है 10:1। तो नाउ यहाँ पे जो हमारे पास 85 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, 10⁻6 × 1। नाउ 86 देख लेते हैं। 86 है यहाँ पे, अ वेव इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया। एक जो वेव है वो दो डिफरेंट मीडियम की जो ऑब्लिक बाउंड्री है उस पर इंसिडेंट करती है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। अब कहा गया है इसके लिए क्या गलत होगा, तो यहाँ पे देखते हैं। 1, द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड वेव्स ओबे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। 2, the incident and the reflected wave obey the usual law of reflection. 3rd, the incident wave only gets reflected but not refracted. तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 86 का, वो क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने के बाद जो हमें पता चलता है कि 86 का हमारे पास जो 4 है वो करेक्ट होगा, यानी कि ओनली 3rd ये करेक्ट होगा। जो इंसिडेंट वेव है वो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ये इनकरेक्ट है। ओके, बाकी जो सारे हैं वो करेक्ट हैं कि ये जो इंसिडेंट हो जो द इंसिडेंट है और जो रिफ्रैक्टेड वेव है वो स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ओबे कर रही है, और जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव है वो यूजुअल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी ओबे करेंगी। चलिए यहाँ पे अब हम लोग आगे देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है। चलिए यहाँ पे हमारे पास जो है 88 वाला वो देखते हैं। मैच दी फॉलोइंग कॉलम। नाउ कॉलम को मैच करना है। कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 में है हमारे पास देखते हैं क्या है, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं। नाउ कॉलम 1 में हमारे पास ए में है इन रिफ्रैक्शन, और उसके बाद फिर इन रिफ्लेक्शन, फिर सी है इन रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, फिर डी है इन रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो अब कॉलम 2 में है स्पीड ऑफ वेव डज नॉट चेंज, 2 है वेवलेंथ इज डिक्रीज, 3 है फेज चेंजेस ऑफ पाई टेक्स प्लेस एंड फेज डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हर केस में क्या क्या हो रहा है, मैच करेक्ट करना है। आपके पास ऑप्शन से दे रखे हैं। तो नाउ यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा, देखिए पहला जो ऑप्शन है फ्रेंड ए का वो 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं इसमें क्या है। पहला जो है हमारे पास ए का 4, तो बिल्कुल इन रिफ्रैक्शन फेज डज नॉट चेंज। ओके, रिफ्रैक्शन में फेज चेंज नहीं होती है, ये हो गया हमारे पास। देन हमारे पास 1 बी का जो 1 होगा वो देख लीजिए आप लोग। देन बी का 1 इन रिफ्लेक्शन स्पीड ऑफ वेव डज नॉट चेंज। ओके,
देन उसके बाद हमारे पास सी के लिए टू और फोर दोनों हो सकता है। तो सी के लिए हम लोग देख लेते हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है कि इन रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड एंड फेज नॉट चेंज। एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो डी है उसके लिए वन और थ्री दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, अब ये वन स्पीड ऑफ वेव डज नॉट चेंज। एंड जो आपका थ्री है, सॉरी जो थ्री है वो भी हमारे लिए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो पाई फेज चेंज ऑफ पाई टेक्स प्लेस, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि जो हमने करेक्ट ऑप्शन बताया है 88 का, वो कौन सा हो गया, वो भी थर्ड बता दिया है। तो थर्ड बिल्कुल सही है हमारे पास, 412413। ओके, चलिए 89 को फिर हम लोग मैच कर लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करना है। मैच द हिंट्स गिवन इन कॉलम 1 विद पार्ट ऑफ द ईयर इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है कॉलम 1 वो देख लेते हैं। कॉलम 2 ए है आउटर ईयर, फिर बी है ट्यूब विच कनेक्ट्स मिडल ईयर टू थ्रोट, सी बोन इन टच विद ईयर ड्रम, डी बोन इन ईयर टच विद ओवल विंडो, ई टिम्पेनम। एंड यहाँ पे हमारे पास एफ है नर्व्स इन ईयर विच कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एंड जी है कोल्ड ट्यूब विद लिक्विड। एंड यहाँ पे हमारे पास आपका जो कॉलम 2 में कॉकलिया, हैमर, ईयर ड्रम, पिन्ना, स्टिरअप, ऑडिटरी नर्व, स्टेकियन ट्यूब। देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, मुझे अपने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं एग्ज़ाम के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये लेकिन यहाँ पे इसमें आप लोग ईयर के बारे में आराम से जो है स्टडी कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 89 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास दे रखा है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास ये 2 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 2 में क्या है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 2 में जो ए है यानी कि आउटर ईयर है, ये क्या होता है, पिन्ना कहलाता है। ओके, तो आउटर ईयर के लिए आप लोग पिन्ना कर लेंगे। देन हमारे पास बी के लिए 7 कह रहे हैं, तो बी देख लेते हैं। बी है हमारे पास ट्यूब विच कनेक्ट्स मिडल ईयर टू थ्रोट। ओके, तो वो क्या कहलाती है, स्टेकियन ट्यूब कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, बी के लिए हमारे पास 7 हो जाएगा। ओके, बी के लिए 7 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं जो सी है वो 2 है, सी की मैचिंग 2 से हो जाएगी। तो यानी कि जो बोन इन टच विद ईयर ड्रम वो हैमर होती है। देन यहाँ पे हमारे पास जो डी है उसके लिए 5 है, तो डी का देख लेते हैं। बोन इन टच विद ओवल विंडो, ये स्टिरअप होती है। देन यहाँ पे हमारे पास जो ई है उसके लिए 3 है, तो ई के लिए यानी टिम्पैनम के लिए देख लेते हैं। टिम्पैनम हम लोग ईयर ड्रम को भी कहते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास जो एफ़ है उसके लिए हमारे पास क्या है, 6 है। तो एफ़ क्या है हमारे पास, नर्व्स इन ईयर विच कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो ये क्या हो जाएगी, ऑडिटरी नर्व हो जाएगी। देन हमारे पास जी के लिए 1 हो जाएगा, कोयल ट्यूब विद लिक्विड। तो ये जो कोयल्ड ट्यूब होती है, कॉकलिया का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, बहुत कोयल्ड होता है और इसमें लिक्विड फिल्ड होता है, तो ये कॉकलिया से मैच हो जाएगा। तो देन यहाँ पे हमारे पास जो 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 89, सॉरी 89 नहीं 90। तो 90 है हमारे पास। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर जनरेटेड बाय सोनर डिवाइस फिक्स टू अ फिशिंग शिप। 1 वाटर वेव्स, 2 रेडियो वेव्स, 3 अल्ट्रासाउंड वेव्स एंड 4 है इंफ्रारेड वेव्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो 90 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स हो जाएंगी 90। नाउ अब यहाँ पे 91 भी देख लेते हैं। 91 है हमारे पास, इन सोनर वी यूज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, रेडियो वेव्स और ऑडिबल साउंड वेव्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 91 का। 91 का हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ विच काइंड ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन एन अर्थक्वेक बिफोर द मेन शॉक्स वेव बिगिन। 1 अल्ट्रासाउंड, 2 इंफ्रासाउंड, 3 ऑडिबल साउंड एंड 4 नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास जो 92 है उसका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेट्स व्हेन अ म्यूजिकल नोट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस साइम्बल इन एन ऑर्केस्ट्रा। कह रहे हैं कि किस टाइप की म्यूजिकल नोट जो होती है, नहीं ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेट्स व्हेन अ म्यूजिकल नोट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिम्बल्स इन एन ऑर्केस्ट्रा। जब
किसी भी ऑर्केस्ट्रा जो होता है, आप लोग जानते हैं ऑर्केस्ट्रा में जो सिंबल होता है, जब वो म्यूजिकल नोट को प्रोड्यूस करता है तो किस टाइप का वाइब्रेशन होता है। तो ये होता है वन, पहला वाला है स्ट्रेच स्ट्रिंग से, फिर दूसरा स्ट्रेच मेम्ब्रेन, एंड 3 है मेटल प्लेट्स, या 4 है एयर कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास जो 93 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मेटल प्लेट्स हो जाएंगी। ओके, फॉलोइंग वाइब्रेशन वाइब्रेट्स व्हेन अ म्यूजिकल नोट इज प्रोड्यूस। तो हमारे पास जो मेटल प्लेट होती है इसमें वो जब वाइब्रेट करती है तो। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 94 है। अ पीस ऑफ अ थिन कार्ड इज हेल्ड अगेंस्ट द टीथ ऑफ अ कॉग व्हील व्हेन द व्हील इज टर्न्ड एट हाई स्पीड अ नोट इज हर्ड, हाउ कैन द पिच ऑफ द नोट बी रेज्ड। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पीस ऑफ थिन कार्ड होता है, वो एक कॉग व्हील जो होता है उसकी टीथ के अगेंस्ट होता है, प्लेस किया जाता है, और जब जो व्हील टर्न होता है हाई स्पीड पे तो एक नोट हर्ड होती है या नोट सुनाई देती है। कह रहे हैं कि ये जो नोट होती है, ओके, तो नोट हाउ कैन द पिच ऑफ द नोट बी रेज, तो जो नोट की पिच होती है वो कैसे रेज होती है। 1 है हमारे पास बाई प्रेसिंग द कार्ड अगेंस्ट द टीथ विद अ ग्रेटर फोर्स बाई टर्निंग द व्हील मोर क्विकली, फिर 3 है बाई यूजिंग अ थिकर कार्ड, एंड 4 है बाई यूजिंग अ व्हील विद फीवर टीथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो 94 है इसका जो करेक्ट